हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सीईपी 2025-26 प्रोग्राम में असाइनमेंट नंबर 5th क्लास 12th। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए इस असाइनमेंट को अब कंप्लीट करते हैं और सॉल्व करते हैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ अपनी कॉपी और पेन के साथ। दिस इज डॉक्टर आरपीएस टू फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. तो 4 mark section में बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है that is from vector algebra and you have to prove the Cauchy-Schwarz inequality। जैसे कि मैंने आपको 1 marks के क्वेश्चन में जब हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी की हम लोगों ने पहचान की थी कि ये इनइक्वालिटी क्या है, और सेकंड क्वेश्चन में देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज का वो नाम भी पूछ रहा है। नाम तो चलिए हम लोगों ने पहले बता ही दिया है इसमें। अब वो इसका प्रूफ करने को कह रहा है, प्रूव दैट दिस एंड दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इस इनइक्वालिटी का प्रूफ क्या होगा। सी यहां डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो ए डॉट बी एज यू ऑल नो, ए मॉडुलस बी मॉडुलस cos of theta if theta is the angle between these two vectors a and b. Now you have to take the both sides। आपको इसका मॉडुलस ले लेना है, यानी कि मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ही रहेगा, राइट? और यहां आएगा cos थीटा मॉडुलस। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि cos थीटा की जो वैल्यूज हैं दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो अगर हम लोग इसका मॉडुलस लेंगे तो cos थीटा जो है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू विल बी लेस देन 1। तो ये वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देते हैं। देयरफॉर a डॉट b मॉडुलस विल बी लेस देन और इक्वल टू a मॉडुलस b मॉडुलस, और यहां मैंने क्या पुट किया, cos थीटा इज लेस देन 1, तो यहां 1 पुट कर दिया। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी, और इसका नाम क्या है, काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, देखिए कितना इजी है। और हम लोगों ने जस्ट डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, मॉडुलस ले लिया, और उसके बाद ये फार्मूला लगाते हुए हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ देखिए, ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आपको क्या प्रूफ करना है कि दो वेक्टर्स का सम और उसका मॉडुलस विल बी लेस देन और इक्वल टू अलग अलग मॉडुलस अगर उन दो वेक्टर्स का किया जाए तो उससे कम रहेगा। दोनों का कंबाइंड विल बी लेस देन और इक्वल टू ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस। प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहां देखिए मेरे पास ये फार्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, राइट? दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट? अब द स्क्वायर ऑफ एवरी वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। अगर हम लोग किसी वेक्टर का स्क्वायर करें तो वो अपने मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या बना, यहां ये जो स्क्वायर है ये वास्तव में मॉडुलस का ही स्क्वायर हुआ। फिर दिस इज, ये भी क्या हुआ, फिर अपने मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हुआ, ये भी अपने मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हुआ, और ये जो है 2 a डॉट b। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट? तो यहां अब अगर मॉडुलस का मॉडुलस लेंगे तो यहां भी मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, वो स्टेप मैं स्किप कर देता हूं, और यहां ये इनइक्वालिटी हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू ए मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2, अलग अलग से हो जाएगा ए मॉडुलस और बी मॉडुलस, राइट? इसकी जगह पर ए डॉट बी की जगह पर मैंने लेस देन और इक्वल टू ये इनइक्वालिटी यूज कर ली। आप लोग क्या कहेंगे, यूजिंग कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। यहां आप रीजन देंगे, तो ये अब क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है ना, फॉर्मूला बन गया अपने पास। तो स्क्वायर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर ए मॉड ए प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस दिस इज लेस देन और इक्वल टू ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस।
ये आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो दोनों इनइक्वालिटी का मैंने आपके सामने देखो यहां सॉल्व करके बता दिया। ये 3 मार्क्स में भी आ सकती है, 4 मार्क्स में भी आ सकती है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए, बी एंड सी। 2 3 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5 8 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 7 8। तो यहां हमें ये ट्रायंगल गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। ये दोनों पार्ट्स जो है बच्चों सेम है। मैं आपको एक पार्ट समझा देता हूं, इस पार्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप सेकंड पार्ट भी इसको कर सकते हैं। उसके स्टेप्स को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप ये दो वेक्टर्स ए बी और ए सी निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे बनेगा ये आपको पता ही है ऑलरेडी। मैं आई जे के कंपोनेंट्स कैसे निकालूंगा, ए बी। तो बी जो है टर्मिनल पॉइंट है, ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है। तो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो माइनस कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 इंटू आई, तो 3 माइनस 2i प्लस 5 माइनस 3j प्लस 8 माइनस 5k। तो ये ए बी वेक्टर हमारे पास बन जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। सिमिलरली ए सी वेक्टर जो हमारे पास बनेगा, अब सी टर्मिनल पॉइंट है, ए जो है दैट इज इनिशियल पॉइंट, तो 0i प्लस 4j प्लस 3k। ये दो वेक्टर्स मैंने निकाल लिए हैं। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। और वो कैसे निकलती है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स आई जे के। फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स यहां लिख लेते हैं 1 2 3। सेकंड वेक्टर के भी आई जे के कंपोनेंट्स हम लोग यहां लिख लेंगे 0 4 और 3। और इस वेक्टर को हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए टू फाइंड आउट द वेक्टर ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अब क्या करना है आपने, अब इस वेक्टर की जो वेक्टर आया है क्रॉस प्रोडक्ट में, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मॉडुलस ले लीजिए। ओके, तो -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर जो है वो 16। और यहां ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 और 36 आ जाएगा 61 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारे पास इस क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो एरिया क्या आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाइड विद AC वेक्टर, यानी कि 61 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये स्टेप्स आपने समझ लिए हैं, इन्हीं के बेस पे इसका सेकंड पार्ट भी हमारा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में से, जिसमें कि हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% आता है। तो ये 4 पार्ट्स उसने गिवन है, मैं आपको एक पार्ट इसमें बताता हूं। ऑन द सेम लाइंस यू विल सॉल्व द अदर 3 क्वेश्चंस। ओके, सी द फर्स्ट पार्ट, you have to solve the following linear programming problems graphically, and first question is maximize and minimize। तो आपको इस given question की हेल्प से, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, z is equal to 10x plus 7y subject to the constraints। constraints है हमारे पास 3x plus y less than equal to 9, 3x plus 2y less than equal to 12, xy greater than equal to 0। तो यहाँ हम लोगों को सबसे पहले feasible reason ढूंढना होगा, और feasible reason पे जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग देखेंगे कि z की वैल्यू मिनिमम कहां है और मैक्सिमम कहां है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहां कंस्ट्रेंट्स भी हमें गिवन है, फीजिबल रीजन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उनको हम लोग इक्वेशंस बना के वहां से हम लोग लाइंस फाइंड आउट करते हैं, जो दो लाइंस आपस में हम लोग ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें फिजिबल रीजन प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3x plus y is equal to 9, दिस इज आवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन आल्सो। तो यहां हम लोग जैसे हम लोग 10th क्लास में किया करते थे, x की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, उससे हमें y की वैल्यूज मिल रही हैं। व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ x 0 हियर, द y विल 9, x की वैल्यू 3 पुट करूंगा यहां, तो 9 9 विल गेट कैंसिल, y इक्वल टू 0, और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 जो है इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड को सेटिस्फाई कर देगी। सेकंड इक्वेशन के लिए, जो कि सेकंड कंस्ट्रेंट थी, वहां से इक्वेशन हमने बनाई है 3x plus 2y equal to 12, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, राइट। और जब हम लोग x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की 3 पुट करेंगे तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि ये 2 3 और यहां 2 3 जो है वो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां से हमें ये पता लग गया दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे वो पॉइंट लाई करता है 2 और 3, राइट। अब इनको हम लोगों ने नाम दे दिए हैं, 0 9 is A point, this is B point, this is C point, this is D point और E point। इनको अब आप ड्रॉ कर लीजिए। तो जब मैंने ड्रॉ करे हैं, देखिए मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन के लिए जो ये मेरे पास है 0 9 और 3 0 और 2 3, ये मैंने यहाँ, ये देखिए ग्रीन लाइन से आपको शो हो रहा होगा, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम है
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और जो येलो वाली आपको लाइन नजर आ रही है, इस लाइन का नाम है मेरे पास सेकंड लाइन, दैट इज 0640 और 23, राइट। तो ये है मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों लाइंस को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहां तीन रीजंस आ रहे हैं जो दोनों लाइंस के बीच में है। ये फर्स्ट रीजन, यहां ये सेकंड रीजन ले लेते हैं, और ये थर्ड रीजन। देखते हैं इनमें सुटेबल फिजिबल रीजन कौन सा होगा। सबसे पहले हम लोग यहां 0,9 पॉइंट पुट करते हैं कि क्या वो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। जरा ध्यान से देखो फिर पुट करके। तो ए पॉइंट यहां पुट करेंगे 0 और 9, सो 9 इज लेस देन और इक्वल टू 9, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहां सेकंड में पुट करके देखो आप ये वाला पॉइंट, तो यहां पुट करेंगे तो 0 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 9 लेस देन और इक्वल टू 12, तो 18 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो दोनों कंडीशंस के लिए ये ट्रू नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू। ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को, इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये ऊपर वाला रीजन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऊपर वाला रीजन, ये वन रीजन नहीं है, ठीक है, तो ये अगर फर्स्ट रीजन होगा तो ये पॉइंट उसमें इंक्लूड होगा, तो वो पॉइंट इंक्लूड है नहीं, क्योंकि वो सेकंड कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए अब नीचे वाला पॉइंट देख लेते हैं। यहां इन तीनों पॉइंट में चेक करके देख लो, 2 3 3 0 और 4 0 पे दोनों कंस्ट्रेंट चेक करते हैं। तो पहले ई पॉइंट पे चेक करते हैं जिसके की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4 0 है। 4 0 हम लोग यहां पुट करते हैं, तो 3 फर्स्ट कंस्ट्रेंट में पुट कर रहा हूं, 3 इंटू 4 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 9, तो 12 इज लेस देन और इक्वल टू 9, ये भी ट्रू नहीं है ना। दूसरी कंस्ट्रेंट में पुट करके देखो ये 4 0, तो यहां 4 12 लेस देन 12, दूसरी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले को नहीं कर रहा है ये 4 0। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी फिजिबल रीजन में नहीं है, तो ये भी फिजिबल रीजन नहीं है और ये भी फिजिबल रीजन नहीं है। तो इसका मतलब फिजिबल रीजन इज दिस, ये वाला आपको फिजिबल रीजन होगा, ठीक है, ये वाला, दिस इज अवर फिजिबल रीजन। अब इस फिजिकल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आप देख लो कौन कौन से हैं कॉर्नर पॉइंट्स यहां। सो आप इसका नाम भी दे सकते हैं अगर चाहें तो। सो अवर फिजिबल रीजन इज O B C D और O, राइट। तो ये फिजिबल रीजन बनता है। इसकी कॉर्नर पॉइंट्स चेक कीजिए फिर आप, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं फिर कॉर्नर पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमारे पास ओरिजिन है 0 0, दूसरा पॉइंट B है, B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3 0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0 6। तो ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास O B C D। इनके ऊपर अब आपने क्या करना है, Z की वैल्यू को चेक करना है, कहां पर मिनिमम आ रही है, कहां मैक्सिमम आ रही है। तो एट 0 0 Z की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यहां मैं पुट कर रहा हूं अब वैल्यूज को सारे को, ठीक है। और 3 0 अगर आप लें, B पॉइंट ले रहे हैं तो Z की वैल्यू आ जाएगी, 3 0 ले रहे हैं 30 प्लस 0, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 30, राइट। फिर C पे ले लेते हैं एट C यानी कि 2 3, तो 2 3 पे Z की वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं, यहां 2 पुट करते हैं और यहां 3 पुट करते हैं, 20 और 21, तो ये आ जाएगा 41। एंड एट D पॉइंट 0 6 पे आप चेक करिए Z की वैल्यू, X की वैल्यू हम लोग यहां 0 पुट कर रहे हैं और यहां 6 पुट कर रहे हैं, तो ये आ गई 742। अब इसमें से देख लीजिए मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है Z इक्वल टू 0 एट ओरिजिन एंड मैक्सिमम वैल्यू है, मैं इसी पेज पे कर रहा हूं ताकि हमें पेज पलटना ना पड़े और आपको फिर ये सारा क्वेश्चन जो है वो एकदम से आंखों के सामने से हट जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू है Z इज इक्वल टू 42 और कौन से पॉइंट पे है 0 6 पे। सो दिस इज अवर आंसर। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेन स्टेप्स बता दिए कि किस तरह से आप फटाफट से 4 नंबर लेने के लिए किस तरह से आप फिजिकल रीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहां कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। पर अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी तक भी अगर आपने ये चैप्टर पूरा नहीं किया है, वहां आपको इस चैप्टर का लिंक अवेलेबल है, ओपन कीजिए और इस चैप्टर को बड़े अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वहां मैंने इसको फुल डिटेल और वेल एक्सप्लेन मैनर में बताया हुआ है, राइट।
चलिए बाकी अब 3 जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं। मुझे जरूर आपने कमेंट करके बताना है कि सर जो मैंने स्टेप्स बताए थे कि सर वो उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप लोगों ने फॉलो किया और इन 3 क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व कर लिया। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, राइट। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन वैसे मैं आपको जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उसमें मैंने आपको 14th क्वेश्चन 1 मार्क्स में, 15th और 17th क्वेश्चन जो करवाया था बिल्कुल वही आ गया है ये दोनों पार्ट्स में, 5th और 6th। फिर भी चलिए मैं अब 5th क्वेश्चन में आपको एकदम से फिर इसका थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज कह लीजिए या चलिए 5th क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B is 5/11 and probability of their union is 7/11. You have to find out the probability of their intersection. ये एडिशन फॉर्मूला यूज करते हैं, P इंटरसेक्शन B निकालना है हम लोगों को। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन। जैसे फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग यहां यूनियन डाल दीजिए, A यूनियन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है। अब आप क्या करें, यहां पर जो वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकालनी है। तो probability of A is 6/11, probability of B is 5/11 minus probability of their union is 7/11. सॉल्व कर लीजिए, 6 और 5 11 में से 7 जाएंगे तो 4/11 हमारा पहला आंसर आ जाएगा, probability of their intersection. अब है probability of A oblique B, probability of A when B has occurred, already occurred, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, probability of their intersection divided by probability of B। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या निकाली है अभी, 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है हमें, 5/11। तो 11 will get cancelled and you will get the answer as 4/5. This is the probability of A oblique B. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम लोगों को B oblique A, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A has already occurred. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितनी है, 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है, दैट इज 6/11। तो 11 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा 4/6। इसको फिर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 2/3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये तीनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। 6th क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E is this, probability of F is this, probability of their union is 0.75, then find the probability of E intersection F, जैसे वहां AB था, and probability of E oblique F, यानी कि ये A और B वाली होगी जैसे यहाँ, ठीक है। तो इन्हीं सेम लाइंस पे आप 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में A और B जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम लोगों ने देखा था, तो यहां हमारे पास एक फॉर्मूला था जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि E and F are independent events, then the probability of their intersection, this is equal to probability of E multiplied with probability of F। अलग-अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो वो probability of their intersection के बराबर आ जाएगी। तो यहां बिल्कुल वही फॉर्मूला हम लोग जो है वो यूज करने वाले हैं इस 7th क्वेश्चन में। तो A और B इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उसने आपको गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालनी है तो आप पहले फॉर्मूला यूज कर लीजिए इंटरसेक्शन वाला, बिकॉज A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और यहां एक बात और मान लेते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू X, जो हमें निकालनी है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम लोग पुट कर देते हैं। यहां हमें क्या गिवन है, यूनियन की वैल्यू हमें गिवन है तो 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है दैट इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमने मान ली है दैट इज X, वी कंसीडर इट, माइनस इसकी जगह पर अब आप क्या पुट करेंगे, इंटरसेक्शन की जगह पर ये पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B मैंने क्या मान ली है, X मान ली है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आप X कॉमन कर लीजिए और इस 0.4 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये बन जाएगा 0.3 और यहां X कॉमन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज गिवन टू यू एज 0.4। तो यहां कितना आ गया, X 1 माइनस 0.4 एक में से माइनस कर रहे हैं तो कितना आ गया, X इंटू 0.6। तो X की वैल्यू क्या आएगी, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5।
तो x हमने माना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या आई 0.5 यानी कि हाफ आ गई। तो इस तरह से आप लोग 7 का सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम है, उसने सिर्फ pa की वैल्यू को चेंज किया है। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, एन अर्न कंटेन्स 7 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, 2 balls are drawn at random with replacement, find the probability of getting 2 red balls, 2 blue balls। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ध्यान दीजिए। मेरे पास जो बैग है, टोटल बॉल्स एक बार देख लें हम लोग कितनी हैं, टोटल बॉल्स है ना, ये मेरे पास एक बैग है, इसमें 7 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 11 बॉल्स हो गई जो टोटल है, बोलो समझाया। अब 11 आ गई है। अब वो कह रहा है 2 balls are drawn at random, इस बैग में से 2 बॉल्स निकाले गए और रिप्लेसमेंट से निकाली गई। इस बैग में से जब हम लोग हाथ डाल के एक बॉल निकालेंगे, वो रेड आई कि ब्लू आई, दैट इज आवर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो 2 रेड भी आएंगी उसको, क्योंकि हम लोग एक बॉल को वापस रखने वाले हैं, तो जब दूसरी निकालेंगे वो भी तो इंडिपेंडेंटली ही आएगी ना, वो पहली बॉल के निकालने के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि नहीं। इसका मतलब चाहे हम लोग 2 रेड बॉल्स निकालें चाहे 2 ब्लू बॉल्स निकालें, ये दोनों ही केसेस जो है वो इंडिपेंडेंट केसेस हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप जब प्रोबेबिलिटी निकालें तो पहले सिंगल ड्रॉ की निकाल दीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल रेड बॉल कितनी आएंगी, 7 फेवरेबल केस हैं और 11 टोटल केस हैं। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए सिंगल ब्लू बॉल की, बी मींस ब्लू बॉल, फेवरेबल केस 4 है और टोटल केस 11 है। अब क्योंकि ये दोनों केस ही आपस में इंडिपेंडेंट हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट है 2 रेड बॉल्स, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन आर। इसका मतलब क्या बनेगा कि फर्स्ट रेड बॉल निकाली है एंड सेकंड रेड बॉल निकाली है, और जब हमने फर्स्ट बॉल निकाल ली, फर्स्ट रेड बॉल निकाल ली है, तो उसको वापस डालना पड़ेगा। अब जब सेकंड रेड बॉल निकालेंगे तो वो फर्स्ट के आने के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, रेड आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, पर है कि नहीं, तो दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हो गए। इसका मतलब क्या बना फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यानी कि बिकॉज आर एंड आर आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये आपने लिखना है, ठीक है। तो पहले की कितनी है 7/11, दूसरे की कितनी है 7/11, तो कितना हो गया 49/121। सिमिलरली सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स, बिल्कुल उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लू इंटरसेक्शन। अब ये भी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि सिंगल की, है कि नहीं। तो 4/11 मल्टीप्लाइड विद 4/11 कितना आ गया 16/121। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 bags contain 6 red and 8 black balls, 9 red and 7 black balls। पहले बैग में हमारे पास 6 रेड और 8 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल 14 हो गई। सेकंड में 9 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल 16 हो गई। 1 ball is drawn at random from one of the bags, find the probability of drawing a black ball। तो यहां दोनों बैग के चूज होने की, इन दोनों बैग में से कौन सा बैग मैं चूज करूंगा उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। 2 बैग हैं, इसकी फेवरेबल केस कितने हैं 1 के 1 और टोटल केस कितने हैं 2, है ना। 2 बैग में से एक बैग चूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी होगी हाफ। दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो भी हाफ है। फर्स्ट बैग में से अगर हम लोग ब्लैक बॉल चूज करते हैं, उसके फेवरेबल केस कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 14, तो 8/14 हो गया। व्हेन वी आर चूजिंग द ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग नंबर 1 एंड व्हेन वी आर चूजिंग द ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग नंबर 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 7 फेवरेबल केस हैं और टोटल केसेस हैं वो 16 है। तो ये दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, दोनों में से कोई भी किसी बैग में से भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज चूजन मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल व्हेन सेकंड बैग इज चूजन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड बैग। बस इनकी प्रोबेबिलिटीज आप पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 113 डिवाइडेड बाय 224। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम एनी ऑफ द बैग्स। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इन अ फैक्ट्री which manufactures bolts, machine A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the bolts
ऑफ देयर आउटपुट्स 5%, 4% एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। जो मशीन्स ABC मशीन्स हैं वो 25, 35% और 40% ऑफ द बोल्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं, उसमें से 5%, 4% और 2% जो है ABC रिस्पेक्टिवली में डिफेक्टिव बोल्ट्स पैदा करती हैं। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन B? तो यहां बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि D इज द डिफेक्टिव बोल्ट। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि जो डिफेक्टिव बोल्ट है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन B द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन B मशीन इज यूजिंग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B मशीन मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन B मशीन इज यूजिंग, probability of A for defective bolt when A machine is using plus probability of B machine multiplied with probability of defective bolt when B is using plus probability of C machine multiplied with the probability of defective bolt when C is using। तो यहाँ जो हमें वैल्यूज गिवन है वो हम लोग अब यहाँ पुट कर देंगे। क्या क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मशीन मैन्युफैक्चर जो करती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% जो वो बोल्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो 25/100 दैट विल बी 0.05। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B मशीन के मैन्युफैक्चर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 35%। तो 35 और 100 कर देंगे। प्रोबेबिलिटी C के मैन्युफैक्चर करने की कितनी है? 40%। तो 40 और 100 इज 0.4। अब आ गया प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट होने की कितनी है कि A द्वारा कितने डिफेक्ट होते हैं? 5%, B द्वारा कितने डिफेक्ट होते हैं? 4% और C द्वारा 2%। तो ये सब हमने निकाल के रख लिया है। अब इनको यहां हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देते हैं रेस्पेक्टिव वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ PB की वैल्यू पुट कर दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B की, ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 140/345 इज इक्वल टू 28/69। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आंसर आया है कि जो डिफेक्टिव बोल्ट पैदा होगा वो B मशीन पैदा करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 28/69। मैंने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको माइन्यूटली जो है वो सॉल्व करवा दिए हैं। इनके साथ के जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे करने को आपको बोला है मैंने क्वेश्चंस, वो सॉल्व कीजिएगा और इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू विल कॉन्टैक्ट मी। चलती अब लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। इसी असाइनमेंट नंबर 5 में लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 मार्क्स क्वेश्चंस। तो ये क्या कह रहा है 6 या 4? इसका मतलब है कि आपको ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं। और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो क्वेश्चंस होते हैं वो CBSE में 5 मार्क्स में आते हैं और पंजाब बोर्ड में आपको वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, तो इसको समझने के लिए आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो चैप्टर मैंने करवा दिया है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.2। उसको आप करेंगे तो ये 3 के 3 क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी पड़ेंगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इन द वेक्टर फॉर्म और ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है। तो मैं आपको फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन विल बी योर्स टू सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। यहाँ एक लाइन आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म में और यहाँ जो है वो दूसरी लाइन गिवन है आपको वेक्टर फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है और वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम लोग करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 एंड B2, राइट। तो अब करना क्या है? सबसे पहले आप लोग इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आप देखिए कि कौन सा हमारे पास वेक्टर फॉर्म में स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ओके, तो A1 वेक्टर यहां क्या होगा? दिस इज अवर A1 वेक्टर। B1 वेक्टर क्या होगा? 3i माइनस जे प्लस के, तो वो हम लोग निकाल के रख लेंगे। ठीक है, वो स्टेप्स मैंने यहां से थोड़े स्किप कर दिए हैं। सेकंड हमारे पास लाइन है, उसका पोजीशन वेक्टर है R A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2। तो A2 की वैल्यू क्या है? दिस इज अवर A2 माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k, और B2 की वैल्यू माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। ये चारों वेक्टर्स हम लोगों ने निकाल के रख लिए हैं। अब फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। फार्मूले में क्या करना है? B1 क्रॉस B2, तो हम लोगों ने क्या किया? B1 और B2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो हम लोग सीख चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में, ये निकाल लिया। B1 क्रॉस B2 की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, तो ये मॉडुलस भी निकाल लिया हम लोगों ने। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो I कंपोनेंट का स्क्वायर, J कंपोनेंट यानी कि J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और K कंपोनेंट यानी कि K के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 270 अंडर रूट आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो आएगा उसकी डॉट प्रोडक्ट आपने करनी है A2 माइनस A में से। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। यहां से जो A1 निकाला था और ये A2 है, इसमें से इस वेक्टर को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए माइनस 3i और माइनस 3i, यह आ जाएगा माइनस 6i
-7 और -8j, तो -15j, 6 -3 तो +3k, ये A2 - अब इन दोनों की जो है इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 270। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग, i डॉट i इसका इसके साथ में मल्टीप्लाइड, सिंपल है ना, i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1 और k डॉट k इज 1, बाकी कॉफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 × 6 36, 15 × 15 225 और 3 × 3 × 9, तो यहाँ 36 + 25 + 9 270, तो नुमरेटर में 270 आ गया, डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर रूट आ गया 270 का। सॉल्व करेंगे तो 270 स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन जो सेकंड आपको पार्ट गिवन है उसमें आपको ये दोनों लाइंस जो हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं और थर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। तो सबसे पहले जब भी आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है या लाइंस को सॉल्व करना है, कुछ भी आपने इसमें जब काम करने लगे तो आप लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, x - x1 ओवर a, y - y1 ओवर b, z - z1 ओवर c। x1, y1, z1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस, ओके। और a, b, c क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। और इसी तरह से आप सेकंड लाइन को भी फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार लिख लीजिए। तो इसको लिख लेते हैं फिर फटाफट से। तो इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग नोमरेटर से -1 कॉमन कर लेते हैं। तो ये लाइन क्या बन जाएगी हमारे पास, x - 3 ओवर -2। मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन करा और वो नीचे ले आया। अब यहां देखिए 8 - 2 है, तो -2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं और उसको नीचे से हम लोग काट देंगे। तो ये आ गया -2 और यहां आया y -4 और नीचे है मेरे पास -10। तो ये माइनस भी कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड कॉमन रेशियो क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, b की वैल्यू, राइट, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है z -1 ओवर 1। ठीक, तो इसमें से मेरे पास क्या निकला, ये a1 है, तो a1 की वैल्यू मेरे पास आई है -2, b1 की वैल्यू आई है +5 और c1 की वैल्यू आई है 1। ये सब निकाल के रख लिया। अब सेकेंड लाइन को भी आप एडजस्ट कीजिए। नोमरेटर में से 3 कॉमन निकालते हैं, x - 2 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 3 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 3 बचेगा, नीचे हमारे पास a2 डायरेक्शन रेशियो। -1 कॉमन कीजिए, तो यहाँ आएगा y - 5, -1 कॉमन कर रहे हैं, उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें से -2 कॉमन करिए आप, तो ये आएगा z - 2 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये -2 इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ -4 आ जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, या -2 जब 8 को कैंसिल करेगा तो माइनस में नीचे ले आता हूं। तो अब हमें इसमें a2 क्या आया, सेकंड लाइन में जो डायरेक्शन रेशियो है 3, b2 क्या है -1 और c2 क्या है -4। यहां अब इन इक्वेशंस को आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो जो काम आपने फर्स्ट पार्ट में किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2। ठीक है, वही फॉर्मूला फिर लग जाएगा। तो यहां डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के, यानी कि वो b वेक्टर के हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ij के, और जिसमें से लाइन पास कर रही है वो a वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं ij के, राइट। तो वहां से क्यों ना हम लोग, जैसे ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन में मेरे पास ABC की वैल्यू क्या आई है, डायरेक्शन रेशियोज क्या आए हैं, जरा चेक कर लें एक बार। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है -2 +5 और 1। तो ये तो आ गया B वेक्टर, B1 वेक्टर के कंपोनेंट्स, ij के कंपोनेंट्स। और सेकेंड लाइन के हमारे पास क्या आए हैं, 3 -1 और -4। और इसमें A वेक्टर क्या आएगा फिर हमारे पास, जो फर्स्ट लाइन से A वेक्टर आएगा, तो बना लेते हैं फिर हम लोग। फर्स्ट लाइन से A1 वेक्टर अगर हम लोग बनाएंगे, A1 वेक्टर इज, यहां है 3i, ये वाला पॉइंट ले लेंगे हम लोग, x - 3, तो x1 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो +4j, और z1 की वैल्यू कितनी है 1, तो k आ गया। a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, a2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2i प्लस यहां आया 5j और यहां आया +2k। तो मैंने a1 वेक्टर और a2 वेक्टर निकाल लिया, और इनके जो डिनोमिनेटर में मेरे पास नंबर्स थे वहां से हम लोग b1 और b2 निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से मेरे पास b1 क्या आएगा, फिर b1 वेक्टर आएगा -2i
ये वाला ले रहे हैं प्लस 5j प्लस के, और B2 वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, इन डायरेक्शन रेशियोज को यूज करेंगे 3i माइनस j माइनस 4k। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर उस वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिया है। तो सबसे पहले हम लोग a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हम लोग माइनस कर देंगे, 2 माइनस 3, 5 माइनस 4, 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा। b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं। ये मेरे पास डायरेक्शन वेक्टर्स जो हैं वो मैंने ले लिया है, डायरेक्शन रेशियो से बने हुए वेक्टर्स, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करिए विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो ये आ गया मेरे पास वेक्टर। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया हम लोगों ने, 21 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ऐड करेंगे अंडर रूट साइन आएगा 635 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट भी हम लोगों ने करनी है, ये जो माइनस करके किया और जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाली है, तो इन दोनों वेक्टर्स की हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 21 माइनस 5 और माइनस 13 सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लास्ट पॉइंट है पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट मेरे पास आई है 3, और नीचे मैग्नीट्यूड मेरे पास आया डिनोमिनेटर में 635 स्क्वायर रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट साइन नहीं होना चाहिए, तो ये नोमरेटर में चला जाएगा, इतने से मल्टीप्लाई, इतने से डिवाइड, तो 635 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड विद 635 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 635 ही हमारे पास आ जाएगा। दिस इज द टोटल आंसर यूनिट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो ये सारे का सारा क्वेश्चन मैंने थर्ड पार्ट आपको करके बता दिया है, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पे जो आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ इसको आप नोट्स ले सकते हैं आप। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर असाइनमेंट नंबर 5th। मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन सारे मैंने माइन्यूटली और इन डिटेल में करवा दिए हैं। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे इंटरेक्शन मोड में रह सकते हैं। लास्ट में जाते जाते कहूँगा बच्चों, अगर आप इस चैनल पर अभी भी नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो दिसंबर के मिड में एंड लाइन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर होगा, उसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको देने वाला हूं, तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और ये चैनल व्हाट्सएप चैनल पे भी अवेलेबल है, ये चैनल आपको इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां भी इस चैनल को आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट एंड लाइन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। सी यू, बाय बाय।